हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट में। आज के स्टूडियो में हम लोग लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के टॉप लघु और दीर्घ प्रश्न को। और जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने आपको कहा था कि टोटल हम आपको 150 प्रश्न को करवाएंगे और ये जो है उसी का तीसरा वीडियो है, यानी कि ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज जो है हम लोग 41 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि सर सब्जेक्टिव में क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारा वीडियो को आपको देख लेना है। आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। और जैसे आप लोग जो कमांड हासिल किए हैं ऑब्जेक्टिव में, उसी तरीके से आपको जो है सब्जेक्टिव में भी कमांड हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी वीडियो आपका बनता है सभी वीडियो को देख लेना है। आज जो है हम लोग आपके लिए ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जो कि अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बस मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको 100% सारा चीज समझ में आएगा। और आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार के पूछा जाएगा, वैसे मैं आपको इस बात का भी गारंटी देता हूं कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछेगा वो इसी से पूछेगा, क्योंकि हम आपको टोटल 150 क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपकी जो तैयारी वो बहुत लाजवाब है ऑब्जेक्टिव में, वैसे ही आपका सब्जेक्टिव में हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वीडियो में हम लोगों ने 40 नंबर तक प्रश्न तक किया था। आज जो है हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सारा चीज आपको याद होते जाएगा। चलिए, 41 नंबर प्रश्न आपका, मैकमोहन रेखा क्या है? आप सबको पता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो आप सबको पता होगा। भारत और चीन के बीच का जो रेखा होता है, जो सीमा है, उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। शिमला में ये रेखा जो है वो कहां पर निर्धारित की गई थी? शिमला जो कि रूस में पड़ता है, यानी कि ये फिक्स किया गया था कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो यही रहेगा, है ना। चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो यही रहेगा, ये फिक्स किया गया था। कब? 1914 में। कहां पर? शिमला में। इसके उत्तर पूर्व की सीमा की लड़ाई 4224 किलोमीटर है। और इसकी जो लड़ाई जो आप लोग सुनते होंगे हमेशा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारतीय सेना के बीच कुछ मुठभेड़ हो गई, तो वो जो है एक 4224 किलोमीटर का जो जमीन है, जो लंबाई है, उसी को लेकर के हमेशा होती है। ठीक, और ध्यान रखिएगा 1914 में जब ये बॉर्डर बना था, जब ये सीमा निर्धारित हुआ था, उस वक्त में अंग्रेज का सरकार था। और चीनी लोग क्या बोलता है कि देखो तुम्हारा उस वक्त में अंग्रेज था, उसको तो कुछ मतलब था नहीं, वो जबरदस्ती का हम लोगों को कब्जा कर लिया था। ऐसे वो लोग जो है दलील देता है। कौन? चीनी लोग, क्योंकि उस वक्त में अंग्रेज का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 42, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांग्लादेश के उदय का कारण बताइए। क्योंकि आप सबको पता है बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान था, तो आखिर ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बन गया, थोड़ा सा आपको उसमें बताना है। और ये जो है आपको कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी कभी शॉर्ट में पूछता है। ठीक है, देखिए, आपको तो पता ही होगा अयूब खान के बुनियादी लोकतंत्र के प्रति जो पाकिस्तानियों का मोहभंग है वो हो चुका था। यानी कि अयूब खान का जो लोकतंत्र है, उनके प्रति पाकिस्तानियों का मोहभंग हो चुका था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को भौगोलिक दूरी के कारण दोनों भागों की संस्कृति में भी अंतर था। कहने का मतलब है, जैसे आप सबको पता होगा, बीच में आपका भारत आता है ना, फिर इधर आता पाकिस्तान, इधर आता बांग्लादेश। अब बताइए यहां से यहाँ की दूरी सबसे पहले कितना ज्यादा है? तो वो तो दिक्कत है ही। दूसरा दिक्कत ये है कि यहाँ के लोग जो है क्या कहता है, उर्दू बोलते थे, लेकिन यहाँ के लोग बंगाली बोलते थे। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। कोई भी नेता होता बनता था तो वो यहीं का बनता था, सारा राज यहीं का चलता था, इन लोगों का कुछ चलता ही नहीं था बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये कई कारण है जिसके कारण ये लोग जो है लास्ट में मजबूरन होना पड़ा इन लोगों की, नहीं हम लोग अलग अपना देश बनाएंगे। और फिर एक जगह पाकिस्तान भी गलती कर दिया था, वो जो है अपना सेना को भेज दिया था बांग्लादेश पर, सभी को बंदी बना लिया था, लेकिन फिर वो इंडिया मदद कर दिया तो ये लोग बच गया और फिर 1971 में इनको आजादी मिल गई। ठीक, तो वही उसी चीज को कहानी में लिख देना है कि अयूब खान के बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का मोहभंग हो चुका था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को भौगोलिक दूरी के कारण दोनों भागों की संस्कृति में भी बहुत ही ज्यादा अंतर था। 1970 के चुनाव के बाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगालियों की नियोजित मांगों को ठुकरा दिया। यानी कि जब 1970 का चुनाव हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान जो ये बने थे, तो जो पश्चिमी लोग थे, है ना, पाकिस्तानी लोग जो थे, वो क्या कर दिया, पाकिस्तान को जो सैनिक है वो बंगालियों को कुछ समझा ही नहीं, बोला कि नहीं तुम बेकार है, जाओ, ठुकरा दिया, तुम नहीं बन सकता है। ठीक, फिर 1971 में वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर जो लड़ाई होता है। तो उस वक्त में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही देश था ना, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, यानी कि लड़ाई हो गया। लाखों शरणार्थी भारत आ गए और बांग्लादेश, क्योंकि जब युद्ध होने लगा तो वो लोग भाग, जान तो बचाएगा ही, तो वहां से यानी कि बांग्लादेश से जो लोग हैं वो भारत आ गए। और जो भारत किसी देश से अगर भाग करके, जैसे मान लेते पाकिस्तान से कोई भाग के आ गया या फिर बांग्लादेश से कोई भाग के आ गया, तो वो भारत के लिए क्या हो गया, शरणार्थी। क्या हो गया, शरणार्थी। ठीक है, फिर वो भारत आ गए। भारत ने मानवीय आधार पर उनको शरण दी और मानवता के आधार पर भारत जो है उनको शरण भी दिया, रहने के लिए जगह भी दिया।
इसके विरोध स्वरूप 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर आक्रमण कर दिया। यानी कि फिर 3 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान है वो भारत के हवाई अड्डों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना ने बड़े वेग से जवाबी कार्रवाई की और भारतीय सेना ने बहुत ही एकदम पूरी तरीके से जी जान लगा के उन लोगों को हमला किया और फिर वो लोग हार भी गए और लास्ट में बंदी हो गए। और फिर वही 1972 में आपका कौन सा समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, है ना। और ये शिमला समझौता हुआ 1971 के युद्ध के बाद, क्योंकि हम लोग जो है जब उन लोगों पर युद्ध किए थे पाकिस्तानियों पर, तो वो लोग जो है हम लोगों पर कब्जा हो गया। जब उन लोगों का सैनिक हम लोग का बंदी बन गया तो उनको छुड़ाने के लिए वो लोग को एक समझौता करना पड़ा। तो पाकिस्तान युद्ध हार गया और उसकी पूर्वी बंगाल का भाग स्वतंत्र होकर क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। बांग्लादेश के उदय के कारण आपको इसी कहानी को अच्छे से लिख देना है। वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग प्लीज, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में डियर, आपको पता ही है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो, और एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी दोस्त नहीं ज्वाइन कर पाए वो भी इस क्लास को कर पाए, है ना। क्योंकि सभी का लगभग जितना भी स्टूडेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर प्रॉब्लम होता है। आप उससे सुनेंगे ऑब्जेक्टिव तो ठीक है यार, लेकिन सब्जेक्टिव का समझ में नहीं आ रहा। अगर सच में समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस सीरीज का जितना भी वीडियो बन रहा है सभी को आप देख लीजिए। आपका जो सब्जेक्टिव है वो बहुत ही ताबड़तोड़ बनेगा, बहुत ही गर्दा उड़ा दीजिएगा आप उस दिन। ठीक है, चलिए अन्ना आंदोलन क्या है, स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे जो पीडीएफ ले लिए है। अब अन्ना आंदोलन देखिए, अन्ना हजारे एक भारतीय समाज सेवी है। इनका जन्म हुआ था 15 जून 1937 में, भिंगार अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, कहां पर, महाराष्ट्र में हुआ था 15 जून 1937 में। किसका, अन्ना का। ठीक है, उनके अन्ना हजारे का। सन 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1992 में इनको पद्म विभूषण से यानी कि उसको जो है गिफ्ट भी दिया गया, सम्मानित किया गया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के लाल किले के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे, है ना। भ्रष्टाचार का मतलब वही, जैसे अब लोग गए तो 200 रुपया देकर काम करवा दिए, थाना गए तो 10,000 देकर के अपना काम करवा दिए, इसी को भ्रष्टाचार बोला जाता है। और भी बहुत सारा चीज भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के अंतर्गत ये भी आता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है दिल्ली के लाल किले के सामने में अन्ना हजारे जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनके आंदोलन में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, लोकपाल विधेयक आंदोलन मुख्य है। यानी कि इनके आंदोलन में कौन कौन सा आंदोलन मुख्य है, यानी कि अन्ना हजारे जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी किए हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन भी किए हैं, लोकपाल विधेयक आंदोलन भी किए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आया राम गया राम। इस पर तो हम आपको पहले एक बार थ्योरी में बनाए थे कि आया राम गया राम का मतलब क्या हो गया कि पहले एक पार्टी में जाना, फिर उस पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, फिर उस पार्टी से तीसरे पार्टी में जाना, या फिर उसी पार्टी में जाना, इसी को बोलते हैं आया राम गया राम। ठीक है, सुन लीजिए। देखिए, विधायकों द्वारा, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो खत्म होने के बाद जब आप इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो नहीं पीडीएफ ले लिए हैं उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत पहले मिल गया है। बाकी जो ले लिए नहीं लिए है वो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पीडीएफ लीजिए। ठीक है, देखिए आया राम गया राम। विधायकों द्वारा यानी कि एमएलए द्वारा जल्दी जल्दी पार्टी तोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की जो घटना है उसी को भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम की संज्ञा दी गई है। यानी कि आप कई एमएलए के बारे में सुनते होंगे, कई एमपी के बारे में सुनते होंगे कि इस पार्टी को छोड़ करके 10 एमपी उस पार्टी में चला गया, वो एमएलए इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चला गया। तो इसी को आया राम गया राम कहा गया है भारतीय राजनीति के शब्दकोश में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी सांसद या विधायक यानी कि कोई भी एमपी या एमएलए कोई दल को छोड़ करके दूसरे दल में यानी कि कोई पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, जिससे किसी भी सरकार बन जाता है, जिससे किसी की भी सरकार बन जाता है या किसी भी सरकार गिर जाता है ना। कहने का मतलब अगर कोई एमएलए छोड़ेगा तो किसी का सरकार बनेगा और किसी का गिरेगा, ऑब्वियसली बात है। मान लेते हैं अभी बीजेपी पार्टी है, अब यहां से मान लेते हैं सारा एमएलए आ जाएगा या फिर सारा एमपी आ जाएगा कांग्रेस पार्टी में, तो बीजेपी का सरकार गिर जाएगा और इधर जो कांग्रेस है इसका सरकार बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, मतलब कि इसी की वजह से हार जीत होता है और इसी को आया राम गया राम बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमृता प्रीतम कौन थी, उनका संक्षिप्त परिचय दे। यानी कि जो अमृता प्रीतम है उनके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। देखिए, अमृता प्रीतम जिनकी जो पैदाइश है वो 1919 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, उनकी पैदाइश 1919 में और मृत्यु 2005 में। ठीक है, अगर ये डेट आपको याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खाली लिख दीजिए अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की प्रमुख काव्यत्री और कथाकार, साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। समझिए, उसको बहुत ज्यादा पुरस्कार मिला है। सबसे पहला कौन सा पुरस्कार था, यानी कि उनको काव्यत्री और कथाकार और साहित्यिक उपलब्धियों के लिए, किसके लिए, वो गाती भी थी और कथाकार भी थी, उनके बाद वो साहित्यिक उपलब्धि भी थी, इसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन सभी चीजों से अमृता प्रीतम को सम्मानित किया गया है।
राष्ट्र विभाजन के बाद यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो उसके बाद वह दिल्ली में ही अस्थायी रूप से बस गई थी। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका लागमनी का संपादन किया। ठीक है, यानी कि जीवन का जो अंतिम दिन तक था वो जो है मतलब कि दिल्ली में बस गई और फिर पंजाबी की जो साहित्यिक पत्रिका जिनका नाम था लागमनी, वो अंतिम दिन तक वो वही करते रहे, उसी का काम करते रहे। ठीक है, अगला देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कौन है, इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, देखिए दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म है वो हुआ था 1916 में। ध्यान रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1916 में। उन्होंने आजादी से पहले ही देश की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। 1942 में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म 1916 में हुआ था और वो आजादी से पहले ही देश का जो राजनीति है, यानी कि जब आजाद हुआ था उससे पहले ही वो राजनीति में भाग लेना शुरू हुए थे। कौन? दीनदयाल। और 1942 से जो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, जिसको हम लोग आरएसएस बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। इसके पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी वो थे। कौन? दीनदयाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से थे। भारतीय जनसंघ जो पार्टी है उसी का संस्थापक में से भी कौन था? यानी कि दीनदयाल था। और भारतीय जनसंघ से ही निकला है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी से नहीं, भारतीय जनसंघ से निकला है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो जनसंघ के संस्थापकों में से थे वो पहले तो भारतीय जनसंघ, भारतीय आपका जनसंघ लिखा हुआ संघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी के महासचिव और बाद में अध्यक्ष बने। वे कुशल विचारक, नीतिकार तथा महान संगठनकर्ता भी थे। कौन? दीनदयाल जो है वो कुशल विचारक, नीतिकार और महान संगठनकर्ता भी थे। उन्हें समर्थ मानवता के सिद्धांत के प्रणेता के रूप में याद किए जाते हैं। 1968 में उनका देहांत हो गया और दीनदयाल जी का जो जन्म है वो 1916 में हुआ था और 1968 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? आपको हमने ये वैसे कई बार बताया है। जैसे पंचवर्षीय योजना क्या होता है? देश के फ्यूचर को, देश के भविष्य को देखते हुए एक योजना को बनाना टोटल 5 साल के लिए। जैसे पंच का मतलब 5, वर्षीय का मतलब वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए कोई भी योजना को बनाया जाता है देश का फ्यूचर को देख करके, और जो भी जैसे प्राकृतिक चीज है उनका सही से उपयोग हो, सही से दोहन हो, इन सारी चीजों को देख करके जो योजना बनाया जाता है, जो प्लान बनाया जाता है कि देश कैसे चलेगा, कैसे विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, इन सारी चीजों का जो ब्यौरा है उसी को हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसका क्या क्या उद्देश्य है तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था ये आप लोग जान लीजिए। 1951 में जो है आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 56 तक चला था, यानी कि 5 साल तक चला था। आप लोग को याद रहेगा कितना साल? टोटल 5 साल। ठीक है, अब देखते हैं उसके कुछ उद्देश्य। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा जो पीडीएफ नहीं लिए डियर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, कृषि के उत्पादन में वृद्धि किया जाए, क्योंकि ज्यादातर आपको तो पता ही है ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वहां पर कृषि से संबंधित था और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था वहां पर औद्योगिक और परिवहन, इन सारी चीजों से संबंधित था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन में वृद्धि किया जाए, चाहे वो गेहूं की, चाहे चावल की, किसी भी तरह का कृषि हो उसमें वृद्धि हो। सिंचाई का अच्छा व्यवस्था हो जिससे कि कृषि में वृद्धि हो, तो सिंचाई तो अच्छा होनी चाहिए तभी तो वृद्धि होगा, तो सिंचाई का अच्छा व्यवस्था लाया जाए। वैज्ञानिक तरीके से खेती किया जाए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाए, कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि किया जाए, और कच्चे माल का उत्पादन करेगा तभी तो औद्योगिक विकास और ज्यादा होगा, है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य वो निम्नलिखित है, सब कृषि से रिलेटेड है। सबसे पहला भाई खेती के उत्पादन में वृद्धि करो। अब खेती करने के लिए क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए, तो सिंचाई का अच्छा व्यवस्था लाओ। अब सिंचाई और खेती भी वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, तो वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी करो। ठीक है, तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्यों की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ? आपको बताना है, क्योंकि आप सबको पता है जब हम लोगों का देश का बंटवारा हुआ था 1947 के बाद, हम लोगों का जो भी राज्य था जैसे कि हैदराबाद, पंजाब, ये सब अलग अलग होना चाहता था, है ना। लेकिन किस तरह से मुश्किल हुआ है, और सबसे ज्यादा मुश्किल टोटल 4 राज्यों को हुआ है। वो 4 का आपको नाम बताना है देशी रियासतों का, जिसको जोड़ने में भारत के साथ बहुत मुश्किल हुआ है। सबसे पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा मणिपुर, तीसरा हैदराबाद, चौथा है जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ और हैदराबाद और मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ये चारों जो राज्य है वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था। जब आजाद हुआ था ये लोग अपना अलग ही बनाना चाहते थे। कोई वो हैदराबाद बोलता था हम पाकिस्तान में जुड़ेंगे, कोई बोलता था हम अपना देश बनाएंगे, है ना। लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग जो है भारत के साथ मिले हैं। तो यही है 4 देशी रियासत
जो कि भारतीय सैन्य विलय में बहुत ज्यादा कठिन साबित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। उससे पहले जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी पीडीएफ नहीं लिए हैं, तो अगर कोई लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, देख लीजिए 7667532320 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जितना भी आपको पढ़ाते हैं इसको रिवाइज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये है, 249 रुपये को नहीं देखना है आपको। इस नंबर पे 249 रुपये पेमेंट करना है और आपका जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है 6-7 सबका आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में ओनली, जो कि बहुत कम प्राइस है आपके पीडीएफ के हिसाब से। जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप कम समय में बेहतर तैयारी होगी और ये 14-15 दिन जो बचा हुआ है, इसमें आपकी जो तैयारी है वो ताबड़तोड़ हो जाएगी और बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, इस बात की गारंटी है। इसी पीडीएफ से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर लें। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए। जो वैसे तो जम्मू कश्मीर का भी कोई विशेष स्थिति नहीं है, लेकिन एक समय में जब धारा 370 नहीं हटा था तो उनको एक विशेष दर्जा प्राप्त था, विशेष स्थिति प्राप्त था। तो आपको पूछा जा रहा है कि वो विशेष स्थिति क्या है, उसी के बारे में बताइए। देखिए, भारत के संविधान अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि भारत के संविधान में जो जम्मू कश्मीर है उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान है ना, इस राज्य का एक अपना संस्कृति है, अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, ठीक, जिसे भारत सरकार खत्म नहीं करती है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति का वर्णन होता है और इस तरीके से वो विशेष का दर्जा में आ जाता है, क्योंकि उनका अपना संविधान, अपना झंडा, सारा चीज पहले था ना, तो उसी के अनुसार वो जो है विशेष स्थिति में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी खत्म हो गया है। बाकी आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको इसी को लिखना होगा, क्योंकि आपका सिलेबस वही है जहाँ था। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है आप लोगों को? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, जी-जान लगाकर मेहनत करेंगे अपने परिवार वालों के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के, क्योंकि आपको पता है यार, कोई भी चीज में आप जाइए, छोटा से छोटा एग्जाम, बड़ा से बड़ा एग्जाम में आपको इंटर का मार्क्स, मैट्रिक का मार्क्स पूछता ही पूछता है। तो नंबर लाना है भैया, जब नंबर लाओगे भैया तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ रही। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, सी राजगोपालाचारी का संक्षिप्त परिचय है, यानी कि जो सी राजगोपालाचारी है उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है उनके बारे में। ठीक है, देखिए, सी राजगोपालाचारी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1876 में हुआ था। ठीक है ना, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यानी कि बहुत बड़े नेता थे, और वो साहित्यकार भी थे। सी राजगोपालाचारी जो है वो साहित्यकार भी थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के वो प्रिय करीबी कार्यकर्ता थे, यानी कि बहुत ही करीबी थे महात्मा गांधी के। ठीक है, वे देश के लिए निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, और जब देश के लिए संविधान बनाया जा रहा था तो वो जो है, यानी कि जो सी राजगोपालाचारी है वो इस संविधान का सदस्य भी है। ठीक, 1948 से लेकर के 1990 तक उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत के, अगर आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो है सी राजगोपालाचारी। और भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तब बोलेंगे सी राजगोपालाचारी, दोनों में अलग है। ठीक है, तो कब से कब तक? 1980 से 90 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डेट है ना आपका थोड़ा गलत है, 1990 नहीं, यहाँ पर 1950 होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के लिए ही था ना, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा था। सॉरी, थोड़ा सा गला जो है वो खराब है। ठीक है, आप लोग संभाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा कि जो सी राजगोपालाचारी है वो 1948 से लेकर 1950 तक उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य मिला था, और देश की आजादी के बाद देश की जो अंतरिम सरकार में है वो मंत्री नियुक्त हुए थे। अब अंतरिम सरकार क्या होता है? अंतरिम सरकार के बारे में हमको बताए थे कल भी, कि जैसे हम लोगों का जो संविधान है वो आपका पहला जो आम चुनाव है वो कब हुआ था? 1952 में। और आप सब जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री बनता है तो वो चुनाव के बाद ही बनता है ना। तो जब प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ तो प्रधानमंत्री 1947 में कैसे बन गया? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो 1952 के बाद जो प्रधानमंत्री बनता है उनको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक, उनको सरकार बोलते हैं। लेकिन जो 1952 से पहले था और 1947 के बाद से था, यानी कि जो 5 साल की जो सरकार था उसी को बोलते हैं अंतरिम के सरकार। ठीक है, तो 1947 से 52 के बीच का जो सरकार है उनको क्या बोलेंगे? अंतरिम सरकार बोलेंगे। और वो उस वक्त में मंत्री थे, ठीक है ना। कालांतर में वो मद्रास के मुख्यमंत्री बने, और कालांतर में वो मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने। कौन? सी राजगोपालाचारी। वे भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय भी थे। याद रखिएगा, पहला भारतीय कौन है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो है सी राजगोपालाचारी। उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और 1972 में उनका
स्वर्गवास हो गया। देखिए अब 1972 में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो ये 1990 कैसे होगा, ये आपका 1985 है, ठीक है ना। चलिए तो 1972 में जो है वो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और 1959 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया, श्री राजगोपालाचारी ने किया था। कब किया था, तो याद रखना है 1959 में किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है राम मनोहर लोहिया का संक्षिप्त परिचय दें। अब आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में शॉर्ट में बताना है कि राम मनोहर लोहिया का जन्म, उनके बारे में थोड़ा सा, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, थोड़ा बहुत लिख देंगे, आपको नंबर 100% मिल जाएगा। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, 4 लाइन भी लिखेंगे तो आपको यहां तक लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2024 में जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं आप उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा। इस चैनल के माध्यम से उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, है ना। तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से इतना उम्मीद करते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी आपके छोटे भाई बहन है या फिर आपके जूनियर दोस्त है, जो भी है, उनको बताइएगा कि यहाँ पर 2024 की भी तैयारी होने वाली है, ठीक है। चलिए राम मनोहर लोहिया का जो जन्म है वो हुआ था 1910 में, ठीक। वे समाजवादी नेता एवं विचारक थे तथा स्वतंत्र सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। ध्यान रखिएगा, वो जो है क्या थे, समाजवादी नेता भी थे, एक विचारक थे और स्वतंत्र सेना एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। वे मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी की वगैरह की जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो है, मतलब कि जब विभाजन हुआ था मूल पार्टी में, है ना, तो उसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। फिर 1963 से लेकर के 67 तक लोकसभा सांसद भी रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, राम मनोहर लोहिया जो है वो 1963 से 67 तक लोकसभा के सांसद भी रहे थे और उनका जन्म 1910 में हुआ था। वे मैनकाइंड वो मैनकाइंड के जो है संस्थापक संपादक बने। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में उनका मौलिक योगदान रहा। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर गौड़ कांग्रेसवादी विचारधारा के संयोजनकर्ता और राजनीतिकार के रूप में उभरे। उन्होंने जीवन भर दलित और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की वकालत की, ठीक है। और जो राम मनोहर लोहिया है वो दलित और पिछड़े जाति जो भी थे उस वक्त के, ठीक है, अभी भी जो है, तो उनको जो आरक्षण देना चाहिए, ये जिंदगी भर उसी पॉइंट पे अड़े रहे और वही जो है हमेशा मांग करते रहे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप 52 नंबर, मोरारजी देसाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अब आपको मोरारजी देसाई के बारे में लिखना है, एक एक करके सबके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मोरारजी देसाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 1977 में जब जनता पार्टी की जीत हुई थी तो जनता पार्टी से जो सबसे पहले पीएम बने थे, यानी कि प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं का नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 1896 में। मोरारजी देसाई का जन्म कब हुआ था, 1896 में। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, आप लोग डिस्टर्ब थोड़ा नहीं होइएगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्योंकि आप लोगों को जरूरी है तो वीडियो बनाना भी जरूरी है ना। देखिए वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधीवादी नेता भी थे, ठीक। कौन, मोरारजी देसाई। वो बॉम्बे, जिसको अभी हम लोग मुंबई बोलते हैं, उसके मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने 1966 में कांग्रेस संसदीय पार्टी का नेतृत्व संभाला। यानी कांग्रेस संसदीय पार्टी का जो नेतृत्व है वो कौन संभाला था, मोरारजी देसाई ने संभाला था। 1967 से 69 तक वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ध्यान रखिएगा, 1967 से 1969 तक जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई, ठीक। वे कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट गुट के एक सदस्य भी थे। सिंडिकेट के बारे में तो आपको पता ही है, कांग्रेस के अंदर एक गुट था, एक संगठन था जिसको सिंडिकेट के नाम से बोला जाता है और सिंडिकेट में बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा बड़ा नेता था, ठीक है। तो वो जो है यानी कि मोरारजी देसाई भी सिंडिकेट में एक सदस्य थे। बाद में जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। यानी कि जनता पार्टी, जो भी हमने आपको बताया कि जनता पार्टी जो 1977 में जीती थी तो उसमें वो प्रधानमंत्री भी बने और पहला गैर कांग्रेसी सरकार बने। पहले जो भी प्रधानमंत्री बनता था वो कांग्रेस पार्टी से बनता था, लेकिन जनता पार्टी से मोरारजी देसाई जो है वो पहला शख्स था जो कि गैर कांग्रेसी सरकार बना, क्योंकि ये जनता पार्टी से बना था, ठीक। उन्होंने 1977 से 1979 यानी कि जस्ट 2 साल के बीच, यानी कि लगभग 18 महीना, 2 साल भी नहीं, 18 महीना के बाद फिर जो है ये पद पर कार्य नहीं कर पाया, मतलब कि समझिए कि पार्टी गिर गई, है ना। और 1955 में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। 1955 नहीं होगा, सॉरी फॉर डेट, या डेट गलत, यहाँ पर आपका 1995 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग कि मोरारजी देसाई की जो मृत्यु है वो कब हुआ था, 1995 में, और पैदाइश जो है वो कब हुआ था, 1896 में, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जो है 18 महीने के बाद वो प्रधानमंत्री से खत्म हो गए और उप प्रधानमंत्री वो 2 साल के लिए थे, 1967 से 69 तक। लेकिन 1977 से 79 2 साल के लिए प्रधानमंत्री भी बने। फिर बेचारा वो खत्म हो गया, मतलब कि वो पार्टी से निष्कासित हो गया, या फिर कहेंगे कि उसकी सरकार गिर गई और फिर 1955 में मोरारजी देसाई की मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला देखिएगा, बिहार आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बिहार आंदोलन को हम लोग बिहार का छात्र आंदोलन भी बोलते हैं और उसी को बिहार आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए 1974 के मार्च महीने में
जो ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये सबको तो आपको पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये छात्रों का आंदोलन था, इसीलिए इसको छात्र आंदोलन बोला जाता है। और ये क्यों हुआ था, तो बेसिकली उस वक्त में महंगाई वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो इन सारी चीजों के विरोध में संपूर्ण क्रांति वगैरह सारा चीज हुआ था उस वक्त में। देख लेते हैं। देखिए, बिहार आंदोलन पर एक संक्षिप्त बने लिखे। 1974 के मार्च माह में, यानी कि मार्च महीने में, जो बढ़ती हुई कीमतें थी, जो खाद्यान्न का यानी कि अनाज का जो अभाव हो रहा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन चीज की वजह से, कीमतों में वृद्धि की वजह से, खाद्यान्न की कमी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था उसके खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। इसी को हम लोग बिहार में बिहार आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन कहते हैं। आंदोलन के क्रम में, ठीक है, आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा, यानी कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण 2 शर्त रखे थे यहाँ पर। सबसे पहला कि आंदोलन जो है वो अहिंसा रहेगा, कहने का मतलब कोई भी खून खराबा नहीं होगा। दूसरा, ये जो आंदोलन है वो पूरे भारत में फैलना चाहिए। ये 2 कंडीशन। तो बोला कि ठीक है, आ जाइए आप। तो फिर वो आया, ठीक। उनके बाद देखिए, आंदोलन जेपी जब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण जो है वो राजनीति छोड़ चुके थे और वो सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, यानी कि जो आंदोलन है वो सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा और ये क्या रहेगा, अहिंसक रहेगा। कहने का मतलब कोई भी हिंसा नहीं होगी और ये आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा। तो वो उसका शर्त था। तो बिहार आंदोलन पर आपको इसी तरीके से लिख देना है आंसर, ठीक है। अगला देखिए, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सारा आप लोग कर चुके होंगे, फिर एक बार रिवीजन के तौर पर देखते हैं। देखिए, नक्सलवाद, साम्यवाद, माओवाद, इन सभी की विचारधारा से प्रभावित एक हिंसक आंदोलन है, ठीक है। नक्सलवाद जो है वो साम्यवाद व माओवाद की जो विचारधारा है उसी से ये प्रभावित है और ये एक बहुत ही हिंसक आंदोलन है, यानी कि कहने का मतलब ये कोई भी आंदोलन करता है तो वो खून खराबा उसमें बहुत ज्यादा होता है, इसी को बोलेंगे हिंसक। इस आंदोलन को नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद स्थान पर हुई थी। ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि इसकी जो शुरुआत है 1967 में पश्चिम बंगाल की एक जगह का नाम है नक्सलवाद, वहीं पे हुई थी, इसीलिए इनका नाम नक्सलवाद पड़ा। यह आंदोलन भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड व मध्य प्रदेश राज्यों में अधिक है, यानी कि वैसे नक्सलवाद अभी भी है, ठीक है। तो कहाँ का है, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन जगह पर जो है अभी भी मतलब आंदोलन है, नक्सलवाद है। नक्सलवादी हिंसा व क्रांति के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव चाहते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट उस दिन पूछ रहा था कि सर आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर है। देखिए, आंदोलन का मतलब हुआ जैसे महंगाई बढ़ी या फिर कोई बिल पास किया, कुछ भी किया, तो हम लोग बैठ करके आराम से प्रोटेस्ट करने लगे, ये हो गया आंदोलन, ठीक है। जब उस आंदोलन को नहीं माना जाता, ये आंदोलन हो गया जब जो हम लोगों का मांग है जो आंदोलन की वजह से कर रहे हैं, अगर उसको नहीं माना जाए, उसको नहीं स्वीकारा जाए, ठीक। जैसे मान लेते हैं किसान आंदोलन का बिल था, तो वो जो है उस चीज को नहीं मान रहा था, मतलब कि अगर नहीं मान रहा था तो वो आंदोलन था, अगर नहीं मानता वो तो फिर ये धीरे धीरे क्रांति में बदल जाता, ठीक है ना। तो आंदोलन क्रांति में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन छोटा सा हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो नक्सलवाद का मतलब आपको समझ में आ गया, बंगाल में एक जगह है नक्सलवाद नाम का, है ना। चलिए, अब चिपको आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। चिपको आंदोलन के बारे में तो आपको पता ही है, पेड़ वगैरह काटने के लिए आया था तो लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे, इसी को चिपको आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। देखिए, चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, यानी कि चिपको आंदोलन की वजह से सरकार जो है टोटल 15 साल तक जो भी हिमालय क्षेत्र में जो भी पेड़ था उन पर रोक लगा दिया था। इस अवधि में क्षेत्र का जो वनाच्छादन है फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बहरहाल बात इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही हमें यह भी याद रखना होगी कि यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के अलग अलग भागों में उठे अनेक जन आंदोलन का प्रतीक बन गया था। कहने का मतलब है, चिपको आंदोलन का आपको परिणाम पूछा गया है ना, तो परिणाम यही हुआ था कि जब लोग जो है पेड़ वगैरह काटने के लिए जाते थे, सरकार परमिशन दे दिया था, तो लोग जो है अपने बाहों में पेड़ से चिपक जाते थे। अब बोला कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटो, है ना, तो फिर ये लोग आंदोलन करने लगा इसी तरीके से। तो फिर सरकार इनकी बात को माना और टोटल 15 सालों के लिए पेड़ वगैरह को काटना मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है ना। तो यही उनका परिणाम था। तो आज जो है हम लोग टोटल 55 नंबर प्रश्न तक ही रहने देते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे वहां पर हम लोग पार्ट
पार्ट 4 में आपका पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को स्पष्ट करें, इन सारी चीजों को एक तरफ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। 100% आपका रिजल्ट बहुत आएगा और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसी में है लास्ट में, ठीक है। फिलहाल जो पीडीएफ नहीं ली है वो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा डियर, इससे क्या होगा, हम अभी आपको यहाँ पर पढ़ाए, फिर आप जाके रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको सभी में मिलेगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब में मिलेगा, इसलिए बिल्कुल निश्चित रहिए। हम आपको बिल्कुल पीडीएफ दे रहे हैं, आपको यकीन नहीं है तो आप कमेंट में या फिर आप टेलीग्राम वगैरह में कहीं भी जाके पूछ सकते हैं, ठीक। सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ले लेंगे। और जो अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी है उनको भी महा मैराथन बनाएंगे और जबरदस्त धुआंधार एकदम गर्दा उड़ा देना है एग्जाम के दिन आप लोगों को, ठीक है। और बाकी आपके लिए वेबसाइट में भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है, आप जा सकते हैं, सिंपली गूगल पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना तनु क्लासेस, यहां से भी जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो आपको गूगल अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना, मोबाइल में तनु क्लासेस सर्च करना है और जस्ट नीचे आइएगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका सब्जेक्टिव हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, या बंद करे हैं इसमें क्लिक कर दीजिए। उनके बाद या पहला चैप्टर में जी इतने मन के ततास्तिया, यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ कुछ हम लोग फ्री में बिल्कुल आपको वेबसाइट में भी दिए हैं, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए और जितना भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी आपको देते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।